तो चलिए आज इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जहां 13 छोटी छोटी कॉलोनियों ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य यानी ब्रिटेन को सीधी चुनौती दे दी। ये एक कमाल की कहानी है, तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। देखिए, हमारा मकसद यहाँ सिर्फ तारीख है और नाम रटना बिल्कुल नहीं है। असल सवाल तो ये है कि टैक्स को लेकर एक छोटा सा झगड़ा एक पूरी की पूरी क्रांति में कैसे बदल गया। वो कौन सा टिपिंग पॉइंट था, वो कौन सी घड़ी थी जब लोगों ने कहा बस अब और नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है एक टैक्स से, लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा आइडिया, एक बहुत बड़ा विचार छिपा हुआ था। देखने में तो ऐसा लगता है कि ये लड़ाई सिर्फ पैसे को लेकर थी, पर असल मुद्दा वो तो कहीं ज्यादा गहरा था। यहाँ असली टकराव पैसे का था ही नहीं, बल्कि कंट्रोल का था। जरा सोचकर देखिए, ब्रिटेन हजारों मील दूर बैठा है और वहां से स्टैम्प एक्ट और टी एक्ट जैसे कानून बना रहा है, और इन कॉलोनीज की आवाज सुनने वाला ब्रिटिश पार्लियामेंट में कोई है ही नहीं। तो ये लड़ाई अब सिर्फ टैक्स की नहीं, ये तो सम्मान की बन चुकी थी। और जानते हैं, इसी टकराव से वो नारा गूंजा जो इस पूरी क्रांति का दिल बन गया, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। मतलब प्रतिनिधित्व के बिना कोई टैक्स नहीं। और ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये अपने हक और अपनी आवाज के लिए एक जोरदार मांग थी। तो इस शब्द प्रतिनिधित्व का मतलब क्या था? बहुत सीधा सा था कि भाई जिस सरकार को हमसे टैक्स लेने की ताकत है, उस सरकार में हमारा चुना हुआ कोई नुमाइंदा भी तो होना चाहिए जो हमारी बात रख सके। ये सिर्फ पैसे बचाने की बात नहीं थी, ये तो अपने बुनियादी अधिकारों की लड़ाई थी। तो सवाल ये है कि ये जो आइडिया की लड़ाई थी, ये एक असली जमीनी टकराव में कैसे बदल गई। चलिए देखते हैं कि कैसे एक कप चाय ने पूरे साम्राज्य में आग लगा दी। ये ना एक चक्र की तरह चला, एक के बाद एक घटना होती गई। पहले ब्रिटेन ने टी एक्ट लगाया। जवाब में क्रांतिकारियों ने क्या किया? उन्होंने बॉस्टन टी पार्टी में लाखों की चाय समंदर में फेंक दी। ये ब्रिटेन को एक सीधा सीधा मैसेज था। लेकिन ब्रिटेन की जो जवाबी कार्रवाई थी, वो उसकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। उसने सजा के तौर पर बॉस्टन का पूरा बंदरगाह ही बंद कर दिया। ब्रिटेन ने सोचा था कि एक कॉलोनी को सजा देकर वो बाकी सबको डरा देंगे, लेकिन हुआ क्या? ठीक इसका उल्टा। उनकी इस सख्ती ने अनजाने में ही इन सारी कॉलोनियों में एकता की नींव रख दी। देखिए, इससे पहले ये जो 13 कॉलोनियां थीं, ये सब अपनी अपनी अलग पहचान रखती थीं, अपनी अपनी दुनिया में थीं। लेकिन जब ब्रिटेन ने एक कॉलोनी को इतनी कठोर सजा दी, तो बाकी 12 को ये डर सताने लगा कि भाई अगला नंबर तो हमारा भी हो सकता है। और बस इसी साझा डर ने पहली बार एक अमेरिकी पहचान को जन्म दिया। उन्होंने मिलकर कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बनाई, और ये जो कांग्रेस थी, ये ब्रिटेन के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल मूवमेंट बन गई। अब ये कोई बिखरा हुआ विरोध नहीं था, ये एक संगठित लड़ाई थी। अब लड़ाई तो शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ एक हैरान करने वाली बात है। पता है क्या? 1 साल तक इन कॉलोनियों का मकसद पूरी आज़ादी पाना था ही नहीं। तो फिर ये लक्ष्य बदला कैसे? सोचकर देखिए, अप्रैल 1775 में जब पहली गोली चली, तब ज्यादातर लोग खुद को ब्रिटिश नागरिक ही मानते थे। वो बस अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे। लेकिन 1 साल के खून खराबे के बाद ये बात बिल्कुल साफ हो गई थी कि अब सुलह का कोई रास्ता बचा ही नहीं है। और इसीलिए ये जो स्वतंत्रता की घोषणा थी, ये एक तरह से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न का ऐलान था। अब मकसद बिल्कुल साफ था। ब्रिटिश नागरिक के तौर पर अधिकार नहीं चाहिए, बल्कि एक बिल्कुल नया देश बनाना है। और ये जो डॉक्यूमेंट था, इसने सिर्फ ब्रिटेन से रिश्ता नहीं तोड़ा, इसने कुछ ऐसे क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखे जो उस जमाने के लिए बिल्कुल अनसुले थे। क्या थे वो विचार? कि सभी इंसान बराबर हैं और उन्हें जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश करने का पूरा हक है। तो ठीक है, घोषणा तो हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सामने था। कागज पर इतनी कमजोर दिखने वाली ये कॉलोनियां दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर को आखिर हराएंगी कैसे? ये मुकाबला तो मतलब पूरी तरह से एक तरफा लगता था। सोचिए, एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की वर्ल्ड सुपर पावर आर्मी और दूसरी तरफ एक नई नवेली अनुभवहीन विद्रोही सेना। तो फिर अमेरिकी जीते कैसे? इसके 3 बड़े कारण थे। पहला तो था जॉर्ज वॉशिंगटन का नेतृत्व, जिन्होंने हार के बाद भी सेना को एक साथ जोड़े रखा, बिखरने नहीं दिया। दूसरा, अपनी ही जमीन पर लड़ने का फायदा, उन्हें हर गली हर रास्ते का पता था। लेकिन जो सबसे बड़ा, सबसे निर्णायक फैक्टर था, वो थी विदेशी मदद। और एक बात साफ कर दूं,
फ्रांस और स्पेन ने अमेरिका की मदद लोकतंत्र के प्यार में नहीं की थी। नहीं, उनका मकसद बहुत सीधा था, अपने पुराने दुश्मन ब्रिटेन से बदला लेना। वो बस ब्रिटेन को कमजोर होते देखना चाहते थे और ये अमेरिकी क्रांति उनके लिए एक सुनहरा मौका बनकर आई। और इसी विदेशी मदद ने, खासकर फ्रांसीसी नेवी ने, लड़ाई का पासा ही पलट दिया। 1781 में यॉर्कटाउन की लड़ाई हुई और वहां ब्रिटिश सेना के सरेंडर ने ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। इसके बाद 1783 में पेरिस की संधि हुई और युद्ध आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। देखिए, इस क्रांति का नतीजा सिर्फ एक नए देश का जन्म नहीं था। इसका जो असली और दूरगामी असर हुआ ना, वो तो आइडियाज की दुनिया में हुआ। ये इतिहास में पहली बार था कि किसी कॉलोनी ने अपने यूरोपियन शासक को उखाड़ फेंका था, और वो भी लोकतंत्र और नागरिक अधिकारों के झंडे तले। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें तो ये एक टैक्स के झगड़े से शुरू हुई थी, फिर ये सम्मान और प्रतिनिधित्व की लड़ाई बनी, और आखिरकार एक ऐसी क्रांति बन गई जिसने न सिर्फ एक देश को जन्म दिया, बल्कि दुनिया को सरकार और नागरिक के रिश्ते के बारे में सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। और ये हमें आज के लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर छोड़ जाता है। करीब 250 साल बाद क्या अमेरिकी क्रांति के ये विचार, जैसे कि प्रतिनिधित्व का हक, सरकार के लिए जनता की सहमति और नागरिकों के बुनियादी अधिकार, आज भी दुनिया भर की राजनीतिक बहसों में उतने ही प्रासंगिक हैं जितने तब थे? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।